गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं इमरान भाई, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। आप सभी जानते हैं इमरान भाई को, इमरान ट्रैवलिंग ब्लॉग के नाम से। तो आज हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और बहुत से लोगों की इंक्वायरीज़ या कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि ये शख्स कौन है, कहाँ से आया और क्या कर रहा है ये। तो वेलकम इमरान भाई, आप कैसे हैं? जी थैंक यू जी। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं आपके थैंक यू। कराची वाली ब्रांच के लिए, वर्ल्ड वीज़ा थैंक यू। सर्विस के लिए। थैंक यू। और ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक ठीक यू। है। थैंक यू। बाकी मैं एक सवाल है जो कि सबके लिए होगा, सबके पास होगा हम्म। क्वेश्चन के। हम्म। आपका तो अच्छा खासा सेल्स में, मार्केटिंग में बिजनेस अच्छा चल रहा था। सही। आपने टूरिज्म इंडस्ट्री क्यों चूज़ की? टूरिज्म इंडस्ट्री की इससे पहले एक आपने क्वेश्चन किया था कि आप कहाँ से और कैसे आपने स्टार्ट किया, ठीक है। यस। तो सबसे पहले जी मैंने जो स्टार्ट किया था कराची से ही स्टार्ट किया था। अभी मैं कराची में ही बैठा हूँ, तो कराची से ही मेरा जो लाइफ का एक्चुअल जो स्टार्ट है वो यहीं से हुआ था। कराची की गलियों से ही मैं गया था, ठीक है। दुबई गया था, वहाँ से मैंने जाके सेल्स का काम किया। और उसके बाद इस फील्ड में मैं क्यों आया, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ था। अब मैं जब यहाँ सेल्स में था तो आपका वो पॉइंट मैं थोड़ा क्लियर करने जा रहा हूँ, फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूँ। जब मैं 2004, 5, 6 में यहाँ था सेल्स में, तो वहाँ से ही मुझे ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। क्योंकि मैं कराची से कभी सिंध जा रहा हूँ, हैदराबाद जा रहा हूँ, कभी सक्खर जा रहा हूँ, कभी लाड़काना जा रहा हूँ, तो कभी कोयटा जा रहा हूँ, तो कभी किधर जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो छोटी एज में 20-22 साल की एज में मुझे दूसरी सिटीज़ में विद इन द पाकिस्तान ट्रैवलिंग करने का शौक़ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि उसको हम बोलते थे रोड ट्रिप। कंपनी की तरफ से रोड ट्रिप जा रहा होता था, तो मैं 20-22 साल का बच्चा था, तो लड़कों को लेके जाना, ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे। तो एक्चुअल वो मुझे फिर वहाँ से शौक हुआ। फिर मैं दुबई आया, जैसे दुबई चला गया, दुबई से भी जाके मैंने ये काम किया और स्टिल सेल्स का काम अभी भी कर रहा हूँ। फिर दुबई से भी मैंने 2014-15 के बाद जो है ट्रैवलिंग स्टार्ट की, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे कंट्रीज़ को विज़िट किया तो देखा तो बहुत अच्छा लगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता और जो है ये पैशन जो है ये बढ़ता गया जी। ठीक है। इसी तरह मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैंने जिस कंपनी को ज्वाइन किया था सेल्स में, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने ही मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया। सेल्स में मैंने सारी स्ट्रगल्स की और उसके बाद आहिस्ता 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 मैंने जो अपने गोल सोचे थे, जो वो सारे आहिस्ता आहिस्ता मैंने ऑलमोस्ट आप सबकी दुआओं की वजह से मैंने वो अचीव किए हैं ठीक है। जी। एक और क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों का शौक होता है ट्रैवलिंग का। सही है। ठीक है, बट वो किसी ना किसी रीज़न से, फाइनेंशियली कंडीशन या जिम्मेदारी में इतने बंधे होते हैं, बट वो लाइक ट्राई भी नहीं करते। हम्म। सोचते हैं, हम्म। उनकी ख्वाहिश होती है, हम्म। पर वो करते नहीं हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सोचना फ्री होता है और ख्वाब देखने भी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो गूगल पे ही ट्रैवलिंग करते हैं। तो जब तक कोई भी चीज़ को आप प्लान नहीं करोगे तब तक आप ट्रैवलिंग स्टार्ट नहीं करोगे। आप कुछ भी नहीं करो, साल में एक सिटी का ट्रैवल कर लो, ठीक है। आप जैसे कराची में रह रहे हो, आप कराची से हैदराबाद का टारगेट सेट कर लो, या लाहौर में जाना है, या मरी जाना है, इस्लामाबाद जाना है। एक टारगेट भी अगर आपने सेट कर लिया कि यार साल में मैंने एक बार या दो बार किसी भी आउट ऑफ सिटी जाना है, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर आप ये कर सकते हैं, तो स्लोली स्लोली आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको कहीं ना कहीं जाने के लिए कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना ज़रूरी है। तो जब तक आप स्टार्ट नहीं लेंगे दोस्तों, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पासपोर्ट बनवा लेते हैं, ट्रैवलिंग भी नहीं करते, उनके पासपोर्ट पड़े पड़े एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करते, उनके पास कुछ प्लानिंग नहीं होती। तो प्लानिंग करनी पड़ती है। आप सैलरी पर्सन हो, बिजनेस पर्सन हो, ठीक है, थोड़ी थोड़ी अपनी जो सेविंग्स करो, साल में एक छोटा सा एक जो भी अपना अमाउंट है उसके हिसाब से अपना एक गोल सेट करके उस कंट्री को या उस सिटी को आप ट्रैवल करो, और इसी तरह स्टार्ट होता है जी। अच्छा, देखिए, जैसा कि आप ट्रैवलिंग के लिए इनकरेज कर रहे हैं सबको, बट बहुत से लोगों का ये भी एक डिस्करेज हो जाता है या डिसहार्ट हो जाता है कि हम्म। पाकिस्तानी पासपोर्ट के लाइक वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग में नीचे से चौथे या दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है। तो इस डर से वो कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, तो वो हम्म। डरते हैं कि हमारी फीसेस ज़ाया हो जाएंगी, या हम्म। ट्राई ही नहीं करते इस चक्कर में। तो आप हम्म। उनके लिए क्या कह रहे हैं? देखो, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, डर के आगे जीत है। जिसको रिस्क नहीं लेना आता, या जिसको जो इस रीज़न से या इस डर से वीज़ा अप्लाई नहीं करता कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा या मेरे पासपोर्ट पे कोई रिजेक्शन की स्टैंप लग जाएगी, तो मेरे ख्याल में उसको अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक देना चाहिए। वो डिज़र्व नहीं करता ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। अब ये देखें, मेरे पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जो आप लोगों के पासपोर्ट है वही मेरे पास है, ठीक है। इसी पासपोर्ट को मैंने स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है, किसी और ने नहीं किया, मैंने खुद से स्ट्रॉन्ग किया। कैसे? ये देखें, इस पे मैंने जो ट्रैवलिंग की है सब कंट्रीज़ के मैंने वीज़े लगाए हैं, ये देखें, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ, ये देखें, शेंगन के वीज़े हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट यूके है, ये
रशिया, ब्राज़ील, ये तो मेरा एक पासपोर्ट है, बाकी अभी मैं वहाँ दुबई में ही छोड़ के आया हूँ। तो अब इसको मैंने क्या किया, इस पे मैंने इन्वेस्टमेंट की है। नो डाउट पासपोर्ट हमारा बहुत वीक है, बट जब मैं इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, जब मैंने इसके 10-15 कंट्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवलिंग कर लूँगा और मैं वीज़ा लगवा लूँगा और वीज़ा लगवा के ट्रैवलिंग कर लूँगा, तो यही पासपोर्ट मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर मुझे शेंगन का वीज़ा भी मिलेगा, मुझे यूके का भी मिलेगा, यूएस भी मिलेगा, कनाडा भी मिलेगा, बड़ी से बड़ी कंट्री का भी वीज़ा मिलेगा। तो मेन चीज़ क्या है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा है तो आप फिर अपने पासपोर्ट को ऐसे स्ट्रॉन्ग करें, ट्रैवलिंग करें। मुझे अभी ट्रैवलिंग करते हुए कम से कम 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ अचीव नहीं की, ठीक है। मैंने भी स्लोली स्लोली एक एक करके, दो दो करके, फिर ऐसा ऐसा आगे स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की है, पैसा लगाया है, तब जाके ये मेरा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हुआ है, ठीक है जी। और आज मैं अगर इस जगह पे बैठा हूँ या ये बिज़नेस मैंने ओपन किया है या लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से वीडियोस देख के बना के गाइड कर रहा हूँ। मैं विजिट करके आया हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। पीकेआर में अगर मैं बोलूँ तो मिलियंस के हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट यानी की है। तो वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने ट्रैवलिंग करके पैसा वेस्ट किया है। मैं एक्चुअल में मैंने वो क्या है, इन्वेस्टमेंट की है। मैं अगर जर्मनी गया हूँ, स्पेन गया हूँ, फ्रांस गया हूँ, तो मैंने देखा वहाँ का कल्चर, ठीक है। मैं अगर तुर्की गया हूँ या मैं अगर थाईलैंड गया हूँ, मलेशिया गया हूँ या दुबई गया हूँ, तो मैंने जाके देखा है। तो मैं अगर किसी को गाइड करता हूँ वीज़ा के लिए या ट्रैवलिंग के लिए, तो क्योंकि मैं खुद वो कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं आगे दूसरे बंदे को उसके बारे में आसानी से बता सकता हूँ। तो देखें, अब आप मिलियंस की इन्वेस्टमेंट आपने इस पासपोर्ट पे की है, बहुत से लोगों के पास मिलियंस नहीं होते, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि मिनिमम कहाँ से, कौन से कंट्री से स्टार्ट करें जो मिनिमम खर्चे पे वो एक टूर करके, और स्टार्ट कहाँ से ले, कौन से कंट्री से? देखो, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कुछ कंट्रीज़ में नाम बताता हूँ जो कि बड़े आसानी से वीज़ा मिल जाते हैं आपके पास। यहाँ पे बराबर में अज़रबैजान है, ई वीज़ा होता है, 2 से 3 दिन में मिल जाता है, $25 से $30 इसकी फ़ीस है। आप ये वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हो। ई वीज़ा होता है, बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। ट्रैवलिंग भी आसान है, आई थिंक सो 1 से 1.5 लाख 2 लाख के अंदर अंदर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। साथ में आपके सेंट्रल एशियन है, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह है, ठीक है, इधर आप जाएँ, ये भी आसानी से वीज़ा मिल जाते हैं। इसके बाद मलेशिया, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, फ़िलिपीन है, सिंगापुर है, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो बहुत आसानी से वीज़ा दे देती हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट यहाँ से करें। आप ज़रूरी नहीं कि मैंने यूके जाना है, यूएस जाना है, कनाडा जाना है, यूरोप जाना है। आपने स्टेप्स अपने जो है ना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है। छोटी कंट्री से ट्रैवलिंग स्टार्ट करें आहिस्ता आहिस्ता, फिर भी जो आपकी मंजिल है, जो आपका पर्पज़ है, वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके जी। अच्छा, अब देखें, इसमें एक और चीज़ आ गई, लोग वीज़ा अप्लाई करने से डरते हैं कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, फिर हाँ। वो क्या कहते हैं कि हमें डन बेस पे वीज़ा चाहिए। तो आप ओके। एक डिफरेंस बता दें कि डन बेस क्या है और नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करने में फ़ायदे और नुकसान क्या है? देखो, मैं तो हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप नॉर्मल प्रोसेस किया करें फाइलिंग का, कि उसमें क्या होता है कि जितने भी कंसल्टेंट हजरात हैं, उसमें चाहे मैं भी हूँ या दूसरे लोग भी हैं, होता क्या है कि पर्पस वही होता है, डॉक्यूमेंटेशन वही होती है जो डन बेस में लगाई जाती है या वही जो नॉर्मल फाइलिंग में लगती है। एक चीज़, अगर जैसे मैं दुबई में फाइलिंग करता हूँ तो जो भी फ़ीस नॉर्मल लेता हूँ, और उसमें वीज़े लग भी जाते हैं और उसमें वीज़े रिजेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो डन बेस एक लोगों का होता है कि यार एक छोटी सी अमाउंट है, मान लो अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी में बात करूं कि यार डन बेस में एक चीज़ अगर मुझे 30-35 लाख की पड़ रही है, तो मैं वो नॉर्मल प्रोसेस में करूंगा तो हो सकता है वो 50-60 हज़ार में या 1 लाख में हो जाएगी। तो लोग डरते हैं कि यार मेरा 1 लाख मैं नुकसान करके कोई नहीं करूं, लेकिन मैं बड़ी अमाउंट लगा के अपना नुकसान कर लूँ। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, तो आपको नॉर्मल फाइलिंग की तरफ जाना चाहिए। आपका अगर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस भी होगा तो 1 लाख का हो जाएगा। तो आपके वो बाकी जो आपने 25-30 लाख 40 लाख, अभी तो मेरे ख्याल में शेंगन के पता नहीं 50-60 लाख तक भी रेट चल रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो वो आपके बच जाएंगे। आप एक भी चांस ले लें, क्योंकि फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़े मिल जाते हैं। फाइलिंग अच्छी हो, बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो, तो लग जाते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है। अच्छा, डन बेस में एक चीज़ और भी यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि बहुत सारे दोस्त डायरेक्ट शेंगन 40-50-60 हज़ार 60 लाख दे के जाना है, तो यार आप क्यों नहीं ट्रैवलिंग खुद से करते। आपको मैंने ये जो 4-5 कंट्रीज़ बताई हैं, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, अज़रबैजान, सेंट्रल एशिया, अब इन सब में भी ट्रैवलिंग करोगे ना यार, तो आपका 10 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं आना। ये ट्रैवलिंग करो, कुछ थोड़ा प्लान करो, 6-8 महीने, साल एक थोड़ा ट्रैवलिंग करो, उसके बाद शेंगन वीज़ा अप्लाई करो, तो आपको हो सकता है वो सारा काम जो आपने 50-60 लाख में करना है, वो आपका 10-12 लाख 15 लाख के अंदर हो जाएगा और आप दुनिया भी देख लोगे। तो वो आप कल को मेरी तरह ये बोल सकते हो कि मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की है, मेरा पैसा ज़ाया नहीं हुआ, है ना। तो आई होप सो ये दोस्तों का जो क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। जी, नेक्स्ट। हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग मैं भी जानता हूँ, आप खुद भी जानते हैं, जिन्होंने
डंकी लगाई, बहुत ही एक सेंसिटिव यहाँ कह लें, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है स्पेशली पंजाब साइड में। ओके। लोग लाखों करोड़ों भी कई दफ़ा 50-50 60-60 लाख डंकी वालों को देते हैं, एजेंट टू एजेंट उनके ट्रांसफ़र होते हैं, आपको पता ही है। जी बिल्कुल। तो उनके लिए कुछ उनको गाइडेंस देना चाहे कि जो अगर वो इतना खर्चा उधर कर रहे हैं तो इन्हीं पैसों में वो क्या कर सकते हैं, या उनके लिए क्या एडवाइस दे सकते हैं? यार एडवाइस वही है भाई लोग, जितने भी हो आप, पाकिस्तान से जहाँ से भी हो या दूसरी कंट्री से भी हो, सबसे कहीं भी आप जा रहे हो तो यार इलीगल रास्ता जो होता है ना वो मत चूज़ करो, ठीक है। सबसे बेस्ट है आपने जहाँ इतने पैसे खर्च करने हैं खुद पे खर्च करो, एजेंट्स को नहीं दो, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ, ठीक है, किसी को नहीं दो, खुद पे पैसा खर्चो, अपने पासपोर्ट पे वीज़े लगाओ, ट्रैवलिंग करो। आप बेशक नेपाल से ट्रैवलिंग स्टार्ट करो, नेपाल जाओ, श्रीलंका जाओ, ठीक है, बांग्लादेश जाओ, मतलब कहीं से भी स्टार्ट लो, अपने ऊपर खर्चा करो, अपने पासपोर्ट को कलरफुल बनाओ, ट्रैवलिंग करो, ठीक है। जब तक आप 8-10 लाख रुपया खर्च, अगर आपके पास देखो ना, आप एजेंट को देने के लिए भी तो 50-60 लाख है ना आपके पास, उसमें से 8 से 10 लाख अपने ऊपर खर्च कर लो, एक साल थोड़ा सा ट्रैवल करो। एक तो क्या है कि आपको लोगों को मिलने का जो एक कॉन्फिडेंस है, जो डर होता है एयरपोर्ट से इमिग्रेशन को क्रॉस करना, वो क्लियर हो जाता है। आज छोटी कंट्रीज में जाओगे आपका वो डर खत्म हो जाएगा। कुछ लोग पहली बार जहाज़ में बैठते हैं, उनको वो चीज़ क्लियर आ जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, है ना। जहाज़ में बैठने का पता चल जाएगा, सीट बेल्ट कैसे लगाना है ना, एयर होस्टेस को कैसे बनाना है, वॉशरूम कैसे यूज़ करना है, बेसिक चीज़ें नज़र आ जाएंगी, है ना। तो फिर क्या है कि जब आप इस तरह की चीज़ें करोगे, आपको अपने एयरपोर्ट की इमिग्रेशन, फिर नेक्स्ट इमिग्रेशन क्रॉस करोगे, आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। अब आपका तो ऑलरेडी ऑफिस दुबई में अच्छा खासा चल रहा था, आपने पाकिस्तान में ब्रांच क्यों ओपन की? वेल क्वेश्चन। एक्चुअल मैं स्टार्ट पाकिस्तान से ही करना चाह रहा था, दुबई तो खैर एनीवेज हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में जो मैं कर रहा हूँ ज़्यादातर काम, आपको पता है कि यहाँ वर्क परमिट्स का ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो जितने भी दोस्त हैं टूरिज़्म के लिए कम जाना चाहते हैं, उनका पर्पज़ ये होता है कि किसी भी तरह मुल्क से बाहर चले जाएं। जब मैंने देखा कि यार यहाँ पे डंकी लगा रहे हैं लोग, कितनी मैं ख़बरें भी सुनता था कि यार आज ये हादसा हो गया, आज ये हादसा हो गया, तो मैंने कहा कि यार पाकिस्तान में देखो हर बंदा जो है वो पैसा तो है उसके पास, वो जाना भी चाहता है, लेकिन क्या है कि उन लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, सही है, मिस गाइड करने वाले बहुत हैं। तो मैं देखो यहाँ पे भी कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत छोटी कंट्री से स्टार्ट लिया वर्क परमिट देना, लेकिन मैं वो काम कर रहा हूँ जो होने वाला है, चाहे वो किर्गिस्तान है, चाहे वो उज़्बेकिस्तान है, चाहे वो रशिया है, चाहे बेलारूस है, चाहे तुर्की है, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके मैं वीज़े आपको करवा के दे सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट आपको बोलूँ मैं आपको यूके भेज दूंगा, यूएस भेज दूंगा, कनाडा भेज दूंगा, शेंगन भेज दूंगा, तो वो बात गलत हो जाएगी। मेरा मकसद ये है कि यार मैं अपने थ्रू जितने लोगों को हेल्प आउट कर सकता हूँ, बेशक बड़ी कंट्रीज़ में नहीं तो छोटी कंट्रीज़ में मैं उनको कहीं ना कहीं लीगल तरीके से जॉब दिलवाऊँ, लीगल तरीके से वो काम करें। क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए अगर एक बंदा बाहर जाके 1.5-2 लाख भी पीकेआर कमा लेता है, तो वो एक बंदा भी फैमिली से अगर बाहर चला जाता है तो पीछे पूरी फैमिली जो होती है वो सेटल हो जाती है, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो एवरेज सैलरी 30-40 हज़ार 50 हज़ार चल रही होती है, तो वही बंदा अगर 1.5 से 2 लाख घर में बेचना शुरू हो जाएगा, तो एटलीस्ट क्या है कि पीछे पूरे ख़ानदान के लिए चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, हालात बेहतर हो जाते हैं। तो इस तरह मकसद ये है कि आप जो सुन रहे हो दोस्तों, हर बंदा कोशिश करे कि हर फैमिली में से कम एक बंदा जो है वो लीगल तरीके से बाहर ज़रूर जाए, चाहे दुबई जाओ, कतर जाओ, ओमान जाओ, सेंट्रल एशिया जाओ, रशिया जाओ, बेलारूस जाओ, कहीं भी कहीं एक बंदा से अपने फैमिली में से बाहर ज़रूर जाना चाहिए, ताकि वो बाकी वाले जो लोग हैं आप उनके लिए कुछ कर सको। पहले एक बंदे को कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन एक बंदे की कुर्बानी जो होती है बाकी फैमिली के हालात बेहतर कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि थैंक गॉड इस ऑफिस को 1 साल तो हो ही गया है, जी जी, और इस 1 साल में ऑब्वियसली मैं ही इस ऑफिस में होता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, यू हैव डन वेरी गुड जॉब। ओके, तो मेरे पास ऑलमोस्ट लाइक पूरे 1 साल में मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 99% या 90% कह सकते हैं कि लोग आए हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ हुआ है। ओके। अब इस फ्रॉड को वो कैसे कैसे किसी कंसल्टेंट या कोई एजेंट हो जाए, उनको कैसे देखें कि उसके साथ डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या अदर वो रियल पर्सन है भी या नहीं है, या किस तरह से इस चीज़ों को वो फॉलो अप कर देखो सकते हैं? सिंपल है, सोशल मीडिया का दौर है, आप उस बंदे की प्रोफाइल जाके देखो, टिकटॉक देख लो, फेसबुक देख लो, यूट्यूब देख लो, या फिर कौन सा इंस्टा देख लो, इस तरह की जो भी सोशल मीडिया पे उस बंदे की प्रोफाइल देखो। सबसे पहले उसने वो कब से इस फील्ड में है, उसने कितने लोगों को चाहे टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा या वर्क परमिट प्रोवाइड किए हैं, कितने लोगों को उसने पाकिस्तान से बाहर भेजा है, जॉब्स दिलवाई हैं, कितने लोगों के वो काम आया है, ठीक है। उसके सोशल मीडिया पे अगर वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है, तो
और वो बंदा रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, ठीक है, तो आप उसके साथ काम करें। जिस बंदे की खुद की प्रोफाइल नहीं है या जो बंदा खुद भी कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, ठीक है, उसके पास प्रॉपर ऑफिस भी नहीं है, सोशल मीडिया पे भी नहीं है, और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जिसका आए दिन नंबर चेंज होता है या ऑफिस का एड्रेस चेंज होता है या ऑफिस का नाम चेंज होता है, वही लोग ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। जिनका एक ही नाम चलता है, मल्टीपल कंपनीज होती हैं, नेम एक ही चल रहा होता है, ठीक है, या जिनका सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग होता है और सोशल मीडिया के फेस होते हैं, वेल नोन नेम होते हैं, तो आई थिंक सो वो छोटी मोटी रकम के लिए कोई फ्रॉड या गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपना यू नो देखना होता है, अपने कंपनी का इमेज को, खुद के इमेज को, रेपुटेशन। रेपुटेशन ख़राब नहीं करनी होती। कोई बंदा कहता है जी मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, घर पे बैठा काम कर रहा हूँ, या मेरा चाचू मामू बाहर बैठा है तो मैं उसके थ्रू काम करा दूंगा, मेरा हाथ पैंदा है ना, तो ऐसे बंदे से थोड़ा बच के रहें, बाकी मसला नहीं है। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी सर। जी, बहुत शुक्रिया, मोस्ट बहुत अच्छा वेलकम। लगा आपसे। आई बिलीव सबकी कुछ बहुत से सवालों के जवाब लोगों को मिल गए होंगे, जो जिनकी इंक्वायरीज होंगी, और कुछ लोग पूछते भी नहीं है, कमेंट भी नहीं करते हैं या कॉल भी नहीं करते, बस डरते हैं कि पता नहीं क्या बात होगी। तो आप लोगों के आई होप सबकी इंक्वायरीज जो जो होंगी वो कंप्लीट हो चुकी होंगी। अगर नहीं भी हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, भाई खुद भी आपको रिप्लाई कर देंगे या हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। बिल्कुल, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल फ्री होता है, और दिल से किया करें, ठीक है। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी कमेंट्स आएंगे उसको हम जो है रिप्लाई करेंगे, ठीक है जी। और ये वीडियोस बनाते हैं हम लोग आपके लिए ही, हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस दी जाए, ठीक है जी। तो मज़ीद अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप कमेंट्स में करें, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट कोई और इस तरह की वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको और मज़ीद एजुकेट कर सकें। थैंक यू। थैंक यू।